हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अब तक हम सीपीसी के 17 सेक्शंस देख चुके हैं और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो अगर आपको वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 18 से स्टार्ट करते हैं। Section 18 Place of an institution of a suit where local limits of a jurisdiction of courts are uncertain। मतलब इस सेक्शन में क्या दिया है कि कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी जो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पे ऐसे दिया है कि ये एक प्रॉपर्टी है और ये 3 कोर्ट्स है, कोर्ट ए बी एंड सी। तो ये प्रॉपर्टी तीनों कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंडर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेके अनसर्टिनिटी है। तो अगर जुरिडिक्शन को लेकर कोई अनसर्टिनिटी है तो कौन से कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा, ये सेक्शन 18 में दिया है। तो बेयर एक्ट में क्या दिया है ये अब हम देखते हैं। वेयर इट इज़ alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which 2 or more courts any immovable property is situate। मतलब कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है, तो जुरिडिक्शन को लेकर कुछ अनसर्टिनिटी है, तो ऐसे टाइम पे एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो कोर्ट है इनमें से कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा इफ़ satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty। जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे ग्राउंड है अनसर्टिनिटी का, और उसके बाद वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू दैट इफ़ेक्ट। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि हाँ बाबा यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, इसीलिए ये सूट इस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो रहा है, and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ही उसके बाद वो मैटर एंटरटेन करेगा और उसके बाद वो सूट डिस्पोज होगा। and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction। और यहाँ पे वो जब डिक्री पास होगी उस डिक्री को ऐसा माना जाएगा कि उस कोर्ट के पास वो सूट एंटरटेन करने का पूरा जुरिडिक्शन था। यहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई करेगा कि सच में कोई अनसर्टेनिटी है तभी वो सूट इंस्टीट्यूट होगा। अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है जुरिडिक्शन को लेकर तो सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। आगे दिया है provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। मतलब यहाँ पे दिया है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो है ही कोर्ट के पास, पर ये भी चाहिए कि उसके पास पिक्योनियरी जुरिडिक्शन भी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट चाहिए वो सूट एंटरटेन करने को, तब भी सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो अब हम सेक्शन 18 में सबसेक्शन 2 देखते हैं। Where a statement has not been recorded under subsection 1 and objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or a order in a suit relating to such property was made by a court not having a jurisdiction where the property is situate। मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लिया गया है कि जिस कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास की है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, वो डिक्री और ऑर्डर पास करने का जुरिडिक्शन नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन एपिलेट और रिविजनल कोर्ट में लिया गया है। द एपिलेट और रिविजनल कोर्ट शॉल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन। तो एपिलेट और रिविजनल कोर्ट ये ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगी तब तक जब तक इन इट्स ओपिनियन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था तब नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टिनिटी, तब अनसर्टिनिटी को लेकर कुछ भी ग्राउंड नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर जुरिडिक्शन को लेकर अनसर्टिनिटी होगी तभी तीनों में से एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा, और अगर कोई अनसर्टिनिटी ही नहीं है तो सूट उसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा जिसके पास जुरिडिक्शन है।
तो यहाँ पे क्या दिया है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है अनसर्टेनिटी को लेकर, उसके बाद भी सूट में डिक्री पास गई है ऐसे कोर्ट से जिसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे फेल्यूर ऑफ जस्टिस होगा। तो ऐसे वक्त पे रिविजनल या अपीलेट कोर्ट ऑब्जेक्शन अलाउ करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, और जहाँ पे अनसर्टेनिटी का ग्राउंड है वहाँ पे ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि अनसर्टेनिटी है इसलिए उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगी। तो बेसिकली सेक्शन 18 में क्या दिया है कि अगर जुरिस्डिक्शन को लेकर दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के बीच में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो तब उसमें से कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा, और जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है वो कोर्ट वो अनसर्टेनिटी को लेकर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देगा। और अगर अनसर्टेनिटी है फिर उसके बाद कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ और उसके बाद उस सूट में डिक्री या ऑर्डर पास हो गई, और अगर कोई पार्टी अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के पास जा रही है ऑब्जेक्शन लेके, तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट वो ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। पर अगर अनसर्टेनिटी नहीं है जुरिस्डिक्शन को लेकर, फिर भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ और तब कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो वो ऑब्जेक्शन अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है ही नहीं। तो बस इतना ये सेक्शन 18 में दिया है। आई होप आपको समझ आ गया हो। नाउ सेक्शन 19, सूट फॉर अ कॉम्पेंसेशन फॉर अ रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। मतलब सेक्शन 19 में क्या दिया है कि कोई भी पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ रॉन्ग हुआ है, तो अगर उसका कॉम्पेंसेशन चाहिए तो कॉम्पेंसेशन का सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, तो वो सेक्शन 19 में दिया है। Where a suit is for a compensation for a wrong done to the person or to movable property, if the wrong was done within the local limit of a jurisdiction of a one court, मतलब जो ये सूट है compensation के लिए, तो वो जो wrong हुआ है वो कौन से जगह पर हुआ है, cause of action कहाँ पे arise हुआ है वो जगह पे, या the defendant resides or carries on a business or personally works for a gain within the local limits of a jurisdiction of another court, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या वर्क फॉर गेन करता है, ऐसे जगह पे। ऐसे दो ऑप्शन दिए, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वो जगह, या जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है ऐसी जगह। ये दोनों में से कोई भी एक कोर्ट में suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts। मतलब ये दोनों में से कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है at the option of the plaintiff। plaintiff डिसाइड करेगा उसको कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करना है। हम अब इसका एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं। A residing in Delhi beats B in a कलकत्ता। A जो दिल्ली में रहता है उसने बी को जाके मारा कहाँ पे? कलकत्ता में। तो यहाँ पे बी के पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो दिल्ली में जहाँ पे डिफेंडेंट मतलब ए रहता है, या कलकत्ता में जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ऐसी दो जगह पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब ए ने बी को कलकत्ता में मारा तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो बी के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट करेगा या कलकत्ता में। ये किसका एग्जाम्पल था? रॉन्ग टू पर्सन। अब हम रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देखते हैं। ए रिसाइडिंग इन दिल्ली ब्रेक्स द हुड ऑफ बीज कार इन कलकत्ता। ए जो दिल्ली में रहता है वो बी के कार का जो हुड है उसको कलकत्ता में ब्रेक करता है, उसको तोड़ देता है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुआ? कलकत्ता में। और डिफेंडेंट कहाँ पे रहता है? दिल्ली में। तो बी के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो कलकत्ता में सूट इंस्टीट्यूट करेगा ए के खिलाफ, या दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो बेसिकली सेक्शन 19 में क्या दिया है, अगर पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ भी रॉन्ग हुआ तो उसके कॉम्पेंसेशन के लिए प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, एक तो
जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ के कोर्ट में वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, या दूसरा ऑप्शन जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या वर्क फॉर गेन करता है वहाँ पे भी वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। ये सेक्शन 19 में दिया है। नाउ सेक्शन 20, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो जो सूट सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 में कवर नहीं होते हैं वो सूट सेक्शन 20 में कवर होंगे। Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction A. the defendant or each of defendants where there are more than one at the time of commencement of a suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for a gain। मतलब सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा? जहाँ पे डिफेंडेंट और जिस सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रहते हैं वो सारे डिफेंडेंट जहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, ऐसी जगह पे वो सूट इंस्टीट्यूट होगा। ए, ये हो गया ए। फिर बी, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर अ गेन। कोई भी एक डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है या बिजनेस चलाता है या वर्क फॉर गेन करता है उस वो जगह पे, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे कोर्ट की परमिशन चाहिए। लीव ऑफ द कोर्ट मतलब क्या? कोर्ट की परमिशन चाहिए इस चीज़ के लिए। और द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट रिसाइड और कैरी ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर अ गेन एक्वियस इन सच इंस्टीट्यूशन, या अदर डिफेंडेंट्स ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। एक्वियस का मीनिंग क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको सिंपल करके समझते हैं। सपोज ए प्लेंटिफ है या एंड बी, सी और डी ये डिफेंडेंट है। बी पुणे में रहता है, सी दिल्ली में रहता है, डी मुंबई में रहता है। तो ए डिसाइड करता है कि मुझे पुणे में सूट इंस्टीट्यूट करना है जहाँ पे बी रहता है। तो इस चीज़ में सी और डी ने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक्वियस करनी चाहिए, तभी ए पुणे में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो कोर्ट की परमिशन चाहिए इस चीज़ को। अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी तो भी ए पुणे में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। मतलब कोई भी एक जगह पे, पुणे, दिल्ली या मुंबई, कोई भी एक जगह पे अगर सूट इंस्टीट्यूट किए तो बाकी जो दो डिफेंडेंट बच्चे हैं उनकी परमिशन इसमें चाहिए। द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस, या तीसरी ऑप्शन ये है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पे भी हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 20 में क्या दिया है? सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट हो सकता है? एक तो जहाँ पे डिफेंडेंट्स रहते हैं या बिजनेस कैरी करते हैं या वर्क फॉर गेन करते हैं, ऐसे तीनों जगह में से कोई भी जगह पे सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। और या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ऐसे जगह पे भी सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। हम एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए रिसाइड्स एट शिमला, बी एट कलकत्ता, सी एट दिल्ली। ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है एंड सी दिल्ली में रहता है। A, B and C being together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A। तो B and C एक promissory note बनाते हैं payable on demand और वो A को डिलीवर करते हैं। तो A may sue B and C at Banaras where the cause of action arose। मतलब ये promissory note कहाँ पे बनी थी? बनारस में बनी थी। मतलब कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अरोज हुआ? बनारस में। इसलिए ए, बी और सी को बनारस में भी सू कर सकता है। ही में ऑल्सो sue देम एट कलकत्ता वेयर बी रिसाइड्स, वो कलकत्ता में भी कर सकता है जहाँ पे बी रहता है, और एट दिल्ली वेयर सी रिसाइड्स, और दिल्ली में कर सकता है जहाँ पे सी रहता है। बट इन ईच ऑफ दिस केसेस इफ द नॉन रेसिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट्स द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। जैसे हमने पहले देखा था, अगर यहाँ पे ए ने डिसाइड किया कि उसको कलकत्ता में सूट इंस्टीट्यूट करना है तो उसको सी की परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। पर फिर भी अगर सी
परमिशन नहीं दे रहा है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि हाँ आप कलकत्ता में कर सकते हो सूट इंस्टीट्यूट, तो ए कलकत्ता में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है जहाँ पे बी रहता है। ये इतना इलिस्ट्रेशन में दिया है। तो हम सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। सेक्शन 16 में सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है। तो ऐसे केस में सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसका कॉज ऑफ एक्शन या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कहाँ पे रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, ये सेक्शन 17 में दिया है। तो यहाँ पे सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी एक कोर्ट में, डिफरेंट कोर्ट्स में से कोई भी एक कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा। सेक्शन 19 में दिया है सूट फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। तो अगर कोई कॉम्पेंसेशन के लिए सूट है फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, दोनों में से एक जगह पे प्लेंटिफ डिसाइड करेगा उसको कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करना है। सेक्शन 16 का प्रोविजो है, उसमें दिया है कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। 19 में मूवेबल के बारे में दिया है, 16 के प्रोविजो में इमूवेबल के बारे में दिया है। तो वहाँ पे कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या डिफेंडेंट रहता है, दोनों में से एक जगह पे। और सेक्शन 20 में अदर सूट्स, जो भी सूट सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 में कवर नहीं होते, वो सूट सेक्शन 20 में है। वहाँ पे भी सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, दोनों में से एक जगह। आई होप आपको सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।